नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको आपके इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल के कुछ वीडियोस देखे हैं, अगर आपको पसंद आए हैं तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि समय-समय पर आपके समक्ष नए-नए वीडियोस और नए-नए जजमेंट्स के ऊपर नए-नए वीडियोस हम आपके समक्ष लेकर आते रहें। दोस्तों, आज हम एक नई जजमेंट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई जजमेंट है। इसमें एक क्वेश्चन ऑफ लॉ भी डिस्कस किया गया है। अब इस क्वेश्चन ऑफ लॉ पे जानने से पहले हम एक चीज को इस एक बात को हम जानने की कोशिश करते हैं। इस जजमेंट में ये निकल के आया है, क्वेश्चन ऑफ लॉ ये था कि अगर कोई मजिस्ट्रेट साहब के पास अगर चार्जशीट फाइल होती है, अगर चार्जशीट में नाम नहीं होता है किसी अक्यूज्ड का, और क्या मजिस्ट्रेट की पावर होती है कि वो ऐसे अक्यूज्ड को बुला सके जिनके चार्जशीट या एफआईआर में उसका नाम ना हो। तो यहाँ पे यही जजमेंट में निकल के आया था कि हाँ, कोर्ट ने माना कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये रिपोर्टेबल जजमेंट दिया है। उसमें कहा है कि अगर एफआईआर और चार्जशीट में अक्यूज्ड का नाम नहीं है और उसमें अगर सफिशिएंट मटेरियल्स सामने रखे जाते हैं तो उस मटेरियल्स के सामने अगर अक्यूज्ड का नाम होता है उस मटेरियल्स में, जैसे 164 सीआरपीसी की स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड की जाती है मजिस्ट्रेट के पास, बेशक उसमें एफआईआर में नाम ना हो या चार्जशीट में नाम ना हो, लेकिन अगर कोई सफिशिएंट मटेरियल्स समक्ष रखे जाते हैं पुलिस रिपोर्ट के अलावा, तो अगर उसमें नाम अक्यूज्ड का होता है तो मजिस्ट्रेट की पावर होती है उसमें अक्यूज्ड को समन देने की। तो आइए हम इस जजमेंट के ऊपर आते हैं। क्या था इसमें, देखिए ये एक रिपोर्टेबल जजमेंट है जो कि क्रिमिनल अपील 443 ऑफ 2022 की है, जो कि स्पेशली पिटीशन से निकल के आई है, मतलब अराइजिंग आउट हुई है, और 8447 ऑफ 2015 की है, और केस टाइटल ये है। और इसमें यही निकला क्या था, क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किया गया है क्योंकि स्पेशली पिटीशन में क्वेश्चन ऑफ लॉ का होना बहुत जरूरी है। इसमें ये निकल के आया था कि क्या वेदर मजिस्ट्रेट कैन टेक कॉग्निजेंस of the offense on the basis of the police report in terms of section 190 subpart 1b of the code of the criminal procedure, can issue summon to any person not arranged as an accused in the police report and whose name does not feature in the column 2 of such report। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ऑफ लॉ इंपॉर्टेंट डिस्कस किया गया है कि अगर किसी अक्यूज्ड का क्या मजिस्ट्रेट जो है वो समन इशू कर सकते हैं अगर जो पुलिस रिपोर्ट होती है चार्जशीट, अगर उस चार्जशीट में अक्यूज्ड का नाम जो कॉलम टू की जो सच रिपोर्ट है उसमें उसका नाम नहीं होता है, तो क्या मजिस्ट्रेट उनको ऐसे अक्यूज्ड को समन दे सकते हैं एंड टू एनी पर्सन नॉट अरेंज्ड एंड अक्यूज्ड। अगर उनको अक्यूज्ड नहीं बनाया पुलिस ने तो क्या ऐसे व्यक्ति को समन इशू किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए, अब जजमेंट में हम आगे बढ़ते हैं। उन्होंने यही बताया कि जो इन दिस केस यहाँ पर जो अपीलेंट थे, जो अपीलेंट है इसमें उनका नाम एफआईआर में नहीं है, और द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर इलाहाबाद ने ओपिनियन दिया था इस क्वेश्चन इन द अफर्मेटिव इन दिस जजमेंट डिलीवर्ड ऑन 14 मई 2015। हाई कोर्ट ने ऑलरेडी जो है वो पॉजिटिव में दे रखा है जजमेंट। अब जो जजमेंट जो अपील की गई है कोर्ट के सामने, उसमें ये बताया गया कि जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे बुलंदशहर यूपी के, और उन्होंने कॉग्निजेंस लिया था ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 363 किडनैपिंग, 366 एंड 376 ऑफ द इंडियन पीनल कोड के अंदर उन्होंने कॉग्निजेंस लिया था ऑन 8 अगस्त 2012 को, 8 अगस्त 2012 को कॉग्निजेंस लिया था ऑन द बेसिस ऑफ द पुलिस रिपोर्ट। तो और इसमें चूंकि जो ऑफेंस थे वो कोर्ट ऑफ सेशन के अंडर ट्रायबल थे, तो पुलिस ने 2 लोगों के नाम थे, उनका नाम डाला था, और फिर आगे बताया कि पुलिस ने एफआईआर जो थी वो विक्टिम जो लेडी विक्टिम जो प्रोसिक्यूट्रिक्स होती हैं उनकी जो मदर के जो कंप्लेंट के बेसिस पे रिपोर्ट है वो डाली थी 9 मई 2012 को, जो पुलिस स्टेशन है और जो डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर यूपी में है आता है। एफआईआर में ये बताया गया कि 4 मई 2012 को उनकी माइनर डॉटर को इंटाइसिड अवे बाय द अक्यूज्ड ने अक्यूज्ड के जो नाम है और विद हिज 2 or 3 एसोसिएट, 2 या 3 लोग साथ लेके उनको
माइनर डाटा को उठा ली गई। अब यहाँ पे फिर निकल के आया, रेडियोलॉजिस्ट ने बताया कि जो मेजर है वो बाद में बताया कि ये कोई कंट्रोवर्सी का इशू नहीं है। अब फिर बताया, आगे देख लेते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने रिकवर किया प्रोसिक्यूटर्स को और उनकी जो स्टेटमेंट है 161 कोर्ट के अंदर रिकॉर्ड की 10 मई को ही, और फिर उन्होंने नाम लिया कि ऐसे हीनस क्राइम हुआ है, और जो है विक्टिम को प्रोड्यूस किया गया एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बुलंदशहर के पास। उसका जो स्टेटमेंट जो है, सॉरी, उनका जो स्टेटमेंट है रिकॉर्ड किया गया 164 के अंदर, 164 के अंदर स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया 14 मई 2012 को। और स्टेटमेंट में दो अक्यूज्ड का नाम और एक और अक्यूज्ड का नाम, मतलब उन्होंने 3 अक्यूज्ड के नाम डिस्क्लोज किए, और जिसमें एक अपीलेंट भी है। और बताया फिर आगे कि ये ऐसे क्राइम हुआ है, और फिर उन्होंने पूरा इंसिडेंट का रिप्रोड्यूस किया गया जो बताई गई थी। फिर आगे हम बढ़ते हैं, आप बताइए, आगे देखते हैं। फिर उन्होंने बताया कि जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई थी 161 कोर्ट की, और उसमें जो अपीलेंट का नाम नहीं डाला गया था, और जो चार्जशीट थी सबमिट की गई सब्सिक्वेंटली, और उसमें 2 अक्यूज्ड के नाम थे। और 8 अगस्त 2012 को कॉन्फिडेंस लिया गया 2 अक्यूज्ड के ऊपर 363, 366 और 376 ऑफ इंडियन पिनल कोड के अंदर, सिर्फ 2 अक्यूज्ड के नाम। और फिर कंप्लेनेंट जो थी, डिफेक्टो कंप्लेनेंट जो कि मदर थी विक्टिम की, उन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल की सीजीएम की कोर्ट में, और उन्होंने कहा कि एक ऑर्डर अपीयरेंस ऑफ द अपीलेंट का भी नाम आना चाहिए इसमें। तो उन्होंने ये एप्लीकेशन जो थी उसके कंटेंट्स लिखे हैं यहाँ पे। तो ऑर्डर जो पास किया गया था सीजीएम ने, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सीजीएम ने जो ऑर्डर पास किया 7 नवंबर 2012 को, उन्होंने कहा कि कोई ग्राउंड नहीं बनता है समन करने के लिए अपीलेंट को कि वो ट्रायल फेस करें, और उनकी जो एप्लीकेशन है वो डिसमिस कर दी कंप्लेनेंट की। और फाइल वाज डायरेक्टेड टू बी प्रेजेंट फॉर कमिटमेंट 16 नवंबर 2012 को। फिर उस ऑर्डर के ऊपर डिफेक्टो कंप्लेनेंट ने एक रिवीजन पिटीशन फाइल की, रिवीजन जुरिस्डिक्शन को इन्वोक किया सेशन जज की कोर्ट में, जो क्रिमिनल रिवीजन रजिस्टर्ड हुई, और इसमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो कोर्ट नंबर 1 थे के समक्ष लिस्ट किया गया मैटर। और ऑर्डर आया रिवीजन कोर्ट का 13 जनवरी 2015 को। तो उसमें कहा कि इन्वेस्टिगेशन जो है ट्रांसफर की गई फ्रॉम फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑफ द पुलिस स्टेशन से लेकर दूसरे इंस्पेक्टर इंचार्ज को दी गई, और चेंज पुलिस स्टेशन भी चेंज हो गया। और फिर आगे बताया कि जो चार्जशीट जो सबमिट की गई थी बाय द लेटर ऑन द बेसिस ऑफ द कॉजन्स जो लिया गया है, वो एक सेकंड जो पुलिस स्टेशन के बाद ट्रांसफर की गई थी उस चार्जशीट के आधार पे कॉजन्स लिया गया। और फिर उन्होंने इवेंट्स बताए कि ट्रेजेक्टरी ऑफ द इन्वेस्टिगेशंस वाज रिकॉर्डेड बाय द रिवीजन कोर्ट इन द फॉलोइंग मैनर। तो ये सारे कंटेंट्स हैं इसके। और फिर आगे देखते हैं। अब रिवीजन कोर्ट ने ऑर्डर पास किया सीजीएम, और रिवीजन कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया, मींस जो नीचे की जो कोर्ट थी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट के जिन्होंने पिटीशन डिसमिस कर दी थी, उस पिटीशन के जो ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया, जिससे कंप्लेंट की एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट कर दी गई थी। और फिर मैटर को रिमांड कर दिया वापस उसी कोर्ट में सीजीएम के पास, वो कहा कि उस एप्लीकेशन को डिस्पोज किया जाए, और जो कि ऑब्जर्वेशंस जो जजमेंट में रिवीजन कोर्ट ने जो जजमेंट दी थी उसके ऑब्जर्वेशंस को कंसीडर करते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद सीजीएम ने मैटर जो था वो रिमांड लिया था। फिर ऑर्डर पास हुआ 5 फरवरी 2015 को, और उनमें अपीलेंट को डायरेक्शन दी गई कि समन के लिए बुलाया गया, ट्रायल फेस करें 12 फरवरी 2015 को। उस ऑर्डर को चैलेंज किया गया बाय दी रिवीजन क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन फाइल की गई सेशन जज बुलंदशहर के ऊपर, बुलंदशहर की कोर्ट में। फिर उस पिटीशन की जो अपीलेंट की पिटीशन डिसमिस हो गई। फिर उसके बाद वो हाई कोर्ट आए, क्रिमिनल रिवीजन मिसलेनियस पिटीशन रिट पिटीशन जो थी वो फाइल की गई, और हाई कोर्ट ने आर्ग्यू किया गया उस समय हाई कोर्ट के सामने कि जुरिस्डिक्शन सीजीएम की अंडर सेक्शन 190 पार्ट 1B वाज इम्परमिसिबल इन द सब्जेक्ट केस। तो अपीलेंट ने अपना केस रखा कि उनका नाम जो है चार्जशीट में नहीं है, तो उनको सिर्फ समन जो है
तभी बुलाया जा सकता है जब 319 का कोर्ट, जब वो स्टेज आएगी 319 की, जिसमें एप्लीकेशन लगाई जाती है कि सम पावर होती है कोर्ट की कि समन करने के लिए जिनका नाम नहीं है, तो 319 का जो पावर है वो इन्वोक किया के दौरान ही जो है उनको समन किया जा सकता है। सेक्शन 190 के जो कोर्ट कंटेंट्स थे वो यहाँ पे प्रोड्यूस किए गए। आप फिर देखिए जजमेंट आई। इन द जजमेंट अंडर अपील डिलीवर्ड हुई 14 मई 2015 को, हाई कोर्ट ने रिट्राइडेट कहा कि जो एक वेल एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल है क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का कि मजिस्ट्रेट जो है वो कॉजनेंस ले सकते हैं, इज ऑफ एन ऑफेंस, ऑफेंस के ऊपर कॉजनेंस ले सकते हैं, नॉट ऑफ एन ऑफेंडर। तो फिर हाई कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है टू फाइंड आउट रिस्पेक्ट ऑफ द कॉम्प्लिसिटी ऑफ द पर्सन अपार्ट फ्रॉम दोज हु आर चार्जशीटेड बाय शिफ्टिंग द कॉर्पोरेटिव एविडेंस ऑन द कोर्ट। तो उसमें फिर मजिस्ट्रेट ने कंक्लूजन पे आ गए थे कि क्लिंचिंग एविडेंस है, सपोर्टिंग द एलिगेशंस हैं अगेंस्ट द पर्सन जो जिनका चार्जशीट नहीं किया गया है, तो ये उनकी ड्यूटी है टू प्रोसीड करें ऐसे व्यक्तियों के ऊपर जिनको और उनको समन दिया जाए। तो हाई कोर्ट की जजमेंट को जो है वो ये हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट के कंटेंट्स हैं वो यहाँ पे रिप्रोड्यूस कर दिए गए। और फिर उसके बाद देखिए फिर आगे अब इस अपील पे आए हैं जजमेंट के ऊपर कि हाई कोर्ट ने रिलाई की थी कोऑर्डिनेट बेंच को जजमेंट जो थी SWIL लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली एंड अदर्स की, और थोड़ी जो जजमेंट है उसके ऊपर बताया गया, रोशनी रही है कि सेक्शन 190 जो कोड है कि अगर किसी अक्यूज्ड के ऊपर इशू हो जाता है तो मजिस्ट्रेट कैन नॉट इशू प्रोसेस टू एनी अदर अक्यूज्ड अगेंस्ट whom might the materials on the there might be materials on record। सो उस आर्गुमेंट्स को रिपेल किया गया। और फिर कोऑर्डिनेट बेंच के जो ऑर्डर को रिपेल किया। फिर इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का एक ऑर्डर था, जजमेंट थी धर्मपाल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स की, जजमेंट को कोट किया गया और डाइवर्जेंस थी उन जजमेंट्स में, ये बताया गया। आगे बढ़ते हैं हम इसमें, हम कंक्लूजन पे जाते हैं सीधा, क्योंकि यहाँ पे काफी डिटेल में बताया गया है, सारी जजमेंट्स को एनालाइज किया है। उन्होंने आगे से देखिए यही बताया कि दो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जो जजमेंट्स हैं वो डिलीवर की थी इन रिलेशन टू द फैक्ट्स ऑफ द प्रेजेंट केस कि इन द केस ऑफ धर्मपाल एंड हरदीप सिंह सुप्रा, दो जजमेंट्स थी। समन जो है वो इशूड किए जा सकते हैं जिनका नाम जो है फिगर्ड है कॉलम 2 ऑफ द चार्जशीट। तो बोथ द अथॉरिटीज जो है वो डील करती थी with exercise of the jurisdiction of the court of the session under section 193 of the code। तो अब 190 तो मजिस्ट्रेट की कॉजनेंस होती है, 193 जो होता है कॉजनेंस ऑफ द ऑफेंस बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, ये उसकी जो ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की सेक्शन है। अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें, और फिर आगे बताया कि कॉजनेंस जो है अंडर सेक्शन 190 ऑफ द कोड एंड आल्सो मजिस्ट्रेट जो है वो सेक्शन 190 के अंदर कॉजनेंस ले सकते हैं, और कोर्ट ऑफ सेशन जो है सेशन कोर्ट है वो 193 के अंदर वो कॉजनेंस ले सकती है। तो और क्वेश्चन जो था वो एग्जामिन किया गया था धर्मपाल की जो जजमेंट थी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने दी थी। उन्होंने यही लिखा था कि मजिस्ट्रेट जो है वो कॉजनेंस ऑफेंस के ऊपर ले सकते हैं, और ऑफेंस जो है कि कॉजनेंस ऑफ ऑफेंस कैन बी टेकन ओनली वंस, और मजिस्ट्रेट अगर कॉजनेंस लेते हैं ऑफेंस के ऊपर और कमिट्स द केस टू द कोर्ट ऑफ सेशन, द क्वेश्चन ऑफ टेकिंग फ्रेश कॉजनेंस ऑफ द ऑफेंस and thereafter to proceed summoned is not in accordance with the law. In the cognizance is to be taken of the offence, it could be taken either by the magistrate or by the court of session। तो यहाँ पर एक साफ साफ इन्होंने क्लियर कर दिया था कि इस जो जजमेंट के ऊपर जो कंटेंट्स थे उसके ऊपर रिलाई किया, और फिर कहा कि अथॉरिटी जो थी वो रिलाई की गई थी कोऑर्डिनेट बेंच जो थी इनकी किशुन सिंह की जजमेंट थी, और उसमें ये उन्होंने ये लिखा था कि मजिस्ट्रेट जो है अगर जिनको कॉजनेंस ले लिया जाता है मजिस्ट्रेट द्वारा, he can take the cognizance of offense and not the offenders, or once he has taken the cognizance of the offense, it is अगर वो cognizance ले लेते हैं तो फिर वो उनकी ड्यूटी होती है टू फाइंड आउट कि कौन से एक्चुअली ऑफेंडर्स हैं और एक्चुअल ऑफेंडर्स कौन से, और अगर कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि अपार्ट फ्रॉम द पर्सन कि कुछ और भी लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं, तो फिर उनकी मजिस्ट्रेट की ड्यूटी बनती है कि प्रोसीड करें ऐसे सच पर्सन्स के ऊपर। फिर ये सारी चीजें उन्हें जजमेंट पे किशुन सिंह की जो जजमेंट थी वो जो कोऑर्डिनेट बेंच ने दी थी माननीय सुप्रीम कोर्ट, उसके ऊपर रिलाई किया, और फिर बताया कि जो स्कोप है जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट ऑफ सेशन अंडर 193 ऑफ कोर्ट वाज एक्सप्लेन्ड किया गया था उसी सेक्शन अंडर कंटेंट्स के ऊपर।
आगे से देखिए, फिर आगे ये निकल के आया कि जुरिसडिक्शन ऑफ मजिस्ट्रेट है कि टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस ट्रायल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन इज नॉट अ कंट्रोवर्सी बिफोर अस। तो अब ये निकल के आया कि ये मजिस्ट्रेट के पास ओपन है, इट इज ओपन टू द मजिस्ट्रेट कि अगर वो सबमिशन आती है पुलिस रिपोर्ट की और उसको डिस्कस किया गया था धर्मपाल की जो जजमेंट में, तो पैरा नंबर 39 का जो रिपोर्ट थी उसके ऊपर जुरिसडिक्शन थी, वो भी स्पेल्ड आउट लिखा हुआ है इसी कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। आगे बढ़ते हैं हम, फाइनल पे आप आते हैं इस पे कंक्लूजन क्या निकल के आया। देखिए कंक्लूजन निकल के आया कि जो प्रेजेंट केस था कि नेम ऑफ द अक्यूज्ड जो थे वो उनका नाम आ रहा था, जो स्टेटमेंट जो विक्टिम ने रिकॉर्ड की थी सेक्शन 164 ऑफ द कोड, जो कि मजिस्ट्रेट जो के सामने ओथ पे ली जाती है स्टेटमेंट, उसमें अक्यूज्ड का नाम दिया गया था। अगर धर्मपाल की जजमेंट को देखा जाए तो वहां पे लॉ लेड डाउन ये क्लियर टर्म्स में यही कहा गया है कि मजिस्ट्रेट अगर डिसएग्री करते हैं पुलिस रिपोर्ट में तो फिर वो एक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोटेस्ट पिटीशन। मींस अगर कोई पुलिस क्लीन चिट दे देती है तो कोई कंप्लेंट चाहे तो प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर सकता है, तो उस प्रोटेस्ट पिटीशन के बेसिस पे केस को कोर्ट ऑफ सेशन में ही दैट मे बी फाइल एंड कमिट द केस टू द कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ सेशन में भी उसको उनको भेज सकते हैं। और फिर आगे बताया कि द पावर मजिस्ट्रेट जो है नॉट ओनली द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ द पर्सन जिनका नाम सिर्फ कॉलम 2 की चार्जशीट पे होता है वो वहां तक ही नहीं सीमित रहता है, लेकिन जो अक्यूज्ड का नाम अराइंड इन द पुलिस रिपोर्ट, अपार्ट फ्रॉम द पर्सन जो लोगों का नाम जो पुलिस रिपोर्ट में अराइंड किया गया है, उसके अलावा भी मजिस्ट्रेट जो है इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन के बेसिस पे भी एक्ट कर सकते हैं। तो जैसे इस केस में हुआ था, जो उनकी विक्टिम की जो मदर है एक कंप्लेंट मतलब एप्लीकेशन फाइल की थी और यहाँ पे कहा कि मटेरियल्स थे मजिस्ट्रेट के सामने कॉम्प्लिसिटी ऑफ पर्सन अदर देन दोस अराइज्ड एज द अक्यूज्ड इन द नेम ऑफ द कॉलम 2। तो इस केस में कि मजिस्ट्रेट एट दिस स्टेज कुड समन, यहाँ पर निकल के आया कि मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को समन कर सकते हैं और उनके ऊपर कॉग्निजेंस ले सकते हैं। और फिर आगे ये निकल के आया कि जो समन करने के लिए कॉग्निजेंस लेने के लिए मजिस्ट्रेट को एग्जामिन करना होगा, जो कि मटेरियल्स सामने समक्ष रखे जाएंगे और फिर उसके द्वारा कोई कंक्लूजन पे निकल के आएंगे। और फिर जो अपार्ट फ्रॉम द दोस्त जो पुलिस रिपोर्ट और जो सम अदर पर्संस भी जो इन्वॉल्व हैं, जो पुलिस में रिपोर्ट में उनका नाम नहीं है, तो उन लोगों उस चीज पे भी देख सकते हैं। और फिर कहा कि मटेरियल्स को सिर्फ वहां तक कन्फाइंड नहीं किया जा सकता कि सिर्फ पुलिस रिपोर्ट में नाम है या चार्जशीट या एफआईआर में नाम है, तो स्टेटमेंट अगर 164 के अंदर नाम है तो उसको भी कंसीडर किया जा सकता है। तो ऐसे इस पर कंक्लूजन निकाला और जो अपीलेंट की अपील थी उसको डिसमिस कर दिया। तो इसे कंक्लूजन ये निकल के आया कि अगर जो मटेरियल समक्ष रखे जाएंगे मजिस्ट्रेट साहब के समय, चाहे एफआईआर हो चार्जशीट हो, अगर ऐसे व्यक्तियों का नाम अक्यूज्ड की श्रेणी में नहीं डाला गया लेकिन दूसरे मटेरियल समक्ष रखे गए हैं, वो सफिशिएंट दिखाई देते हैं, जब सफिशिएंट इंडिकेट करते हैं कि ये भी अक्यूज्ड इन पे भी जो है वो अक्यूज्ड की श्रेणी में आते हैं, तो मजिस्ट्रेट साहब उनको लोगों को भी समन देके ट्रायल फेस करवाने के लिए कर सकते हैं बाय एज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ के हिसाब से। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि समय समय पर आपके समक्ष नए नए वीडियोस और नई नई जजमेंट्स के ऊपर नए नए वीडियोस हम समक्ष समय समय पर आपके समक्ष लाते रहें। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।